हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का मंथली वीडियो मैं लेकर आता हूं। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम मार्च और अप्रैल 2 मंथ्स के जो यूपी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है ये मार्च और अप्रैल मंथ्स का कंप्लीट वीडियो रहेगा इसमें, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मार्च और अप्रैल मंथ के तो वो सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो टॉप 70 प्लस यानी 70 से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में रहेंगे। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपी पीएससी हो, आरओ एआरओ हो, यूपी पुलिस है, यूपी एसआई है, ठीक है, सुपर टेट जो उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती है इसके लिए भी, और यूपी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो देखेंगे और बहुत ही ध्यान से देखेंगे। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको लास्ट 6 मंथ की पीडीएफ ई बुक डाउनलोड करनी है जुलाई 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक की, तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो वहाँ से आप ये उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की जो ई बुक है उसे ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, देश के नए संसद भवन यानी सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर किस राज्य में नया विधान भवन बनेगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा नया विधान भवन सेंट्रल विस्टा की तर्ज पे। ठीक है, जिस देश का जो नया संसद भवन है उसका नाम है सेंट्रल विस्टा, इसी की तर्ज पे अब यूपी में भी जो विधान भवन है वो बनाया जाएगा। और जो लक्ष्य रखा गया है वो 2027 का रखा गया है कि 2027 के पहले इसको पूरा कर लिया जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किन जिलों में गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा देते हुए प्रमाण पत्र जारी करने का फैसला किया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। 4 जिले हैं, संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही। ठीक है दोस्तों, यूपी सरकार ने क्या किया, 4 जिले हैं जिन कौन कौन से हैं, संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही। तो इसमें जो गोंड जाति है उसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा देते हुए प्रमाण पत्र जारी करने का फैसला किया है। अब उत्तर प्रदेश में गोंड यानी धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड, तो ये जो जनजातियां हैं, जो उपजातियां हैं गोंड जाति की, तो उनको जो है अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर दिया गया है। इसके आधार पर मिर्जापुर व सोनभद्र के साथ अब 4 और जिलों संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही में निवास करने वाली इन जातियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, 4 और जिले यानी यूपी में कुल मिलाकर के 6 जिले हैं, ठीक है, जिनमें गोंड जाति है जिसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा चुका है। अगला है, 1 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कितने समय के बाद लगातार सबसे ज़्यादा समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करने का नया रिकॉर्ड अपने नाम किया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, 5 साल 347 दिन। दोस्तों, 1 मार्च 2023 की, ठीक है, 1 मार्च 2023 तक ये जो रिकॉर्ड है वो काउंट किया गया। उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जो है लगातार सबसे ज़्यादा समय तक यूपी के मुख्यमंत्री रहने का कार्यकाल पूरा करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। योगी आदित्यनाथ ने कार्यकाल में 5 साल और 347 दिन पूरे किए हैं, क्योंकि इससे पहले का जो रिकॉर्ड था वो कितना था, 5 साल 345 दिनों का, और वो किसके नाम पे था, तो वो था कांग्रेस के डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम पे, जो कि 1954 से 1960 तक लगातार ही रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 5 साल 345 दिनों। तो 5 साल 347 दिन का जो रिकॉर्ड है अब वो बनाया है योगी आदित्यनाथ ने, और ये रिकॉर्ड आगे और भी लंबा जाएगा, ठीक, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं वो 1 मार्च 2023 तक के हैं। सपा प्रमुख जो अखिलेश यादव है ये लगातार 5 साल 4 दिन तक यूपी के मुख्यमंत्री रहे। बसपा प्रमुख जो मायावती हैं वो 4 साल 307 दिन तक उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं लगातार। वैसे जो मायावती हैं ये 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी हैं, और अगर ये बात की जाए कि यूपी की सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाला कौन है तो ये है मायावती। मुलायम सिंह यादव ये 3 साल 257 दिन तक यूपी के लगातार सीएम रहे हैं। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, जो योगी आदित्यनाथ हैं यूपी का सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का जो रिकॉर्ड है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्य के नाम पे हो गया है। अगला है, राज्य में शहरी क्षेत्रों को साफ रखने के लिए नगर विकास विभाग कब से कब तक स्वच्छ भारत मिशन में डोर टू डोर अभियान का तीसरा चरण चलाया गया?
तो ये जो अभियान है वो 4 से लेकर के 31 मार्च तक चलाया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में नोएडा के बाद अब किस शहर में फिल्म सिटी बनेगी? तो अब बनेगी नोएडा के बाद गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है भारतीय रेलवे कहाँ से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन के साथ गुरु कृपा यात्रा शुरू करेगी? तो लखनऊ से शुरू की जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। दोस्तों भारतीय रेलवे 5 अप्रैल 2023 को लखनऊ से अपनी भारत गौरव पर्यटन ट्रेन के साथ गुरु कृपा यात्रा शुरू करेगा। इस पवित्र यात्रा के दौरान क्या होगा, क्योंकि गुरु कृपा यात्रा शुरू की जाएगी तो इस यात्रा के दौरान जो तीर्थ यात्री हैं वो सिख धर्म के सबसे प्रमुख जो स्थल हैं उनका दौरा करेंगे, जिनमें 5 पवित्र तख्त भी शामिल हैं। 5 तख्तों को आमतौर पे पंच तख्त कहा जाता है और ये कौन कौन से हैं 5 तख्त? तो अकाल तख्त है, दमदमा साहिब, केशगढ़, हुजूर साहिब और पटना साहिब। ये 5 तख्त हैं जिनको पवित्र स्थल माना जाता है सिख धर्म में। भारत गौरव ट्रेनों को देखो अपना देश पहल के तहत लॉन्च किया गया था और इन ट्रेनों को शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना। ये जो यात्रा है, कौन सी यात्रा? गुरु कृपा यात्रा। ये 11 दिनों की होगी। इस यात्रा में कुल 678 यात्री भाग लेंगे, यानी कि एक यात्रा में। अब इसके अलावा जो 5 तख्त यहाँ पे बताए गए हैं जो शामिल रहेंगे इस गुरु कृपा यात्रा में, इसके अलावा भी सिख धर्म के और पवित्र स्थल हैं जो कि इस यात्रा में शामिल हैं। वो कौन कौन से हैं? तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट इस यात्रा में जो स्थल शामिल हैं। ठीक, सारे लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला है हाल ही में उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया। इसके अनुसार किसानों या गुड़ पर कितने रुपए प्रति क्विंटल टैक्स लगाया गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 0, यानी कि एक भी टैक्स नहीं लगाया गया है किन पे? किसानों पर जो गुड़ का उत्पादन करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखेंगे जो शीरा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2023 पारित हुआ है उसके अनुसार जो मिल होंगी उन पे ये टैक्स लगाया जाएगा। केवल किसानों को यहाँ पे छूट दी गई है कि किसान अगर किसी गुड़ का उत्पादन करते हैं तो उन पे ये टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगला है हाल ही में किसने बलिया उत्तर प्रदेश में 6,500 करोड़ के निवेश से 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नितिन गडकरी ने। ठीक है, यूपी में 6,500 करोड़ रुपए के निवेश से 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। किसने? नितिन गडकरी ने। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली खेल नीति को मंजूरी दी है? तो अभी जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली खेल नीति को मंजूरी दी गई है। अब ये जो खेल नीति है तो इसके तहत क्या होगा? इसके तहत क्या है कि प्रदेश में जो युवा हैं उनको खेल के प्रति प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक, इसके अलावा जो स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, ठीक है, और जो विद्यालय होंगे वहाँ पे अलग से टाइम दिया जाएगा, एक पीरियड होगा जिसमें खेल का जो महत्व है वो विद्यार्थियों को बताया जाएगा। इसके अलावा उन पर जो है खेल जो है वो भी कराए जाएंगे। तो इस तरह से जो स्टूडेंट्स होंगे उनको खेल के प्रति प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इसीलिए यूपी में जो है खेल नीति को मंजूरी दी गई है। तो ये ध्यान रखेंगे आप यूपी सरकार ने। अगला है, यहाँ पे देख सकते हैं कि खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति और खेल संस्कृति विकसित करने हेतु राज्य की पहली जो खेल नीति है 2023 उसको हरी झंडी दी गई है। और उद्देश्य क्या होगा? तो इसका उद्देश्य यही है कि जो युवा हैं उनको खेल के प्रति प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अलावा यहाँ पे क्या है कि राज्य खेल प्राधिकरण का भी गठन किया जाएगा और निजी अकादमियों और स्कूल कॉलेजों में खेलों से इनको जोड़ा जाएगा। और इसके अलावा हर एक विद्यालय में 40 मिनट का जो समय है वो खेल, शारीरिक शिक्षा या योग के लिए निर्धारित किया जाएगा। तो ये जो है इसमें किया गया है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जो प्रदेश में पहली खेल नीति लागू की है। अगला है उत्तर प्रदेश के किस मंडल में 5 ग्रामीण लर्निंग सेंटर बनाए जाएंगे? तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सी, बरेली मंडल में। अगला है हाल ही में किसने मोबाइल एप्लीकेशन राही लॉन्च किया? तो ये जो राही मोबाइल एप्लीकेशन है इसको लॉन्च किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। और ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है राही, इसका काम क्या होगा, क्यों इसको लॉन्च किया गया है? तो बस का ऑनलाइन टिकट करने के लिए, ऑनलाइन आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से उसकी लोकेशन जानने के लिए, ठीक है, ये सारी जो काम है वो आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकेंगे। तो इसके लिए लॉन्च किया गया है राही एप्लीकेशन। अगला है किस प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में एक ग्रामीण स्टेडियम और एक ओपन जिम की स्थापना की जाएगी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, प्रत्येक विकासखंड में एक ग्रामीण स्टेडियम बनेगा और एक ओपन जिम की
स्थापना की जाएगी। अगला है, हाल ही में कहां पर उत्तर प्रदेश का पहला पशु विद्युत सौदागृह बनकर के तैयार हो गया है? तो वाराणसी में ये उत्तर प्रदेश का पहला पशु विद्युत सौदागृह बनकर के तैयार हुआ है। ठीक है, आमतौर पे आपने देखा होगा कि कई सारे जो पब्लिक प्लेस होते हैं वहाँ पर भी हमको जो मरे हुए कुत्ते होते हैं वो मिल जाते हैं। तो इससे क्या है कि बीमारियाँ फैलती हैं, गंदगी फैलती है, और भी कई जगह पर देखा होगा सड़कों के किनारे यहाँ पे जो पशु हैं वो पड़े हुए मिल जाते हैं। तो इसी के लिए जो प्रदेश सरकार है उसने पशु विद्युत सौदागृह बनाया है। इससे क्या होगा, इससे जो बीमारियां हैं वो भी नहीं फैलेंगी और जो पशु हैं वहाँ पर ही उनका जो है अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, प्रदेश का जो पहला पशु विद्युत सौदागृह है वो कहाँ पे बना है? ये वाराणसी में बनकर के तैयार हुआ है। अगला है, हाल ही में पश्चिम बंगाल ने केंद्र से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया है। अभी अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो कितने राज्य अफीम पोस्ता की खेती करने की अनुमति है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी यानी 3 राज्यों की ये अनुमति अभी है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को। और अभी पश्चिम बंगाल ने भी जो है केंद्र सरकार से पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया है। अगला है, मार्च 2023 में इंडियन फार्मा फेयर यानी IFF के 8वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो इसकी मेजबानी की है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। और ये जो आयोजन है इंडियन फार्मा फेयर की 8वीं संस्करण का वो कब किया गया? तो वो भी ध्यान रखेंगे आप, 17-18 मार्च को इसका आयोजन जो है किया गया है। 17-18 मार्च में इसका आयोजन किया गया। और कहाँ पे किया गया है? तो वो भी ध्यान रखना है, लखनऊ में। लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। अगला है, संघाई सहयोग संगठन यानी SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो पर्यटन मंत्रियों की बैठक है वो भारत की किस शहर में आयोजित की गई? तो ये वाराणसी में आयोजित की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, संघाई सहयोग जो संगठन है SCO, तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है वो आप लोग ध्यान रखेंगे। 2001 में इसकी जो है स्थापना की गई थी। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, 2001 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो चीन के बीजिंग में। चीन के बीजिंग में जो है SCO का हेडक्वार्टर है। और ध्यान रखेंगे अभी जो है प्रेजेंट टाइम में यानी साल 2023 में जो संघाई सहयोग संगठन है इसकी जो अध्यक्षता है वो भारत कर रहा है। अगला है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ए, महोबा में। महोबा में जो केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। अगला है, भारत और विश्व बैंक ने कितने राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कितने राज्यों में? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 4 राज्यों में। अब ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत और विश्व बैंक ने ये 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन राज्यों में $500 मिलियन की ऋण सहायता से 781 किलोमीटर के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, तो ये 4 राज्य हैं, ध्यान रखेंगे, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और हमारा यूपी और आंध्र प्रदेश, जहाँ पे ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना का निर्माण होगा। अगला है, एयरपोर्ट की तर्ज पर प्रदेश के 5 बस अड्डे विकसित होंगे, इसके लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव हुआ है? प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1000 करोड़ रुपए का। अगला है, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में PM मित्र यानी प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, ये PM मित्र जो योजना है इसका ये फुल फॉर्म है। तो जो PM मित्र पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है किस शहर में? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश के हरदोई में। वैसे अगर हम बात करें कि पूरे भारत में कितने राज्यों में ये PM मित्र योजना के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे, तो 7 राज्यों में। ठीक है, अब ये जो 7 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये 7 राज्य हैं जहाँ पे PM मित्र योजना के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 1200 करोड़ की लागत से 1000 एकड़ में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। और ये जो पार्क बनेगा इससे वस्त्र उद्योग से जुड़े सारे कार्य और जो सुविधाएं वो एक ही स्थान पे उपलब्ध होंगी। इससे प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश
और लाखों लोगों को रोजगार भी मिलने की उम्मीद है। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। 7 राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की बात कही गई है, जिसमें यूपी शामिल है और यूपी में हरदोई में ये बनेगा। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एकल अभिभावक अफसरों को कितने वर्ष का बाल्य देखभाल अवकाश देने के प्रस्ताव पर सहमति दी है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 2 साल का। दोस्तों, केंद्र सरकार ने एकल अभिभावक की जिम्मेदारी निभा रहे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी जैसे IAS, IPS और IFS, तो इनको भी जो है 2 साल यानी 730 दिन का बाल्य देखभाल अवकाश CCL यानी चाइल्ड केयर लीव सुविधा देने के प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सहमति दी है, यानी यूपी सरकार ने भी जो है अपनी सहमति इस पर दी है। केंद्र सरकार द्वारा एकल अभिभावक की जिम्मेदारी निभा रहे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी IAS, IPS और IFS को 2 वर्ष यानी 730 दिन का बाल्य देखभाल अवकाश सुविधा देने के प्रस्ताव पर राज्यों की राय मांगी गई थी, तो यूपी ने जो है अपनी इस पर मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कर्मचारियों की इस तरह की सुविधा पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है, तो ये ध्यान रखेंगे कि 2 साल का जो है जो भी अखिल भारतीय के जो सेवा के अधिकारी हैं IAS, IPS और IFS, इनको जो है अगर एकल अभिभावक हैं तो उनको अपने बच्चों की देखभाल के लिए 2 साल का बाल्य देखभाल अवकाश सुविधा देने की सहमति जो है वो दी गई है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टाउनशिप नीति 2023 का प्रस्तुतिकरण किया है? तो उत्तर प्रदेश ने इसका प्रस्तुतिकरण किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, टाउनशिप नीति 2023 का। अगला है, डॉक्टर अरुणेय मिश्र ने संस्कृत सीखने के लिए ऑनलाइन गेम ऐप बनाया है, इसको नाम क्या दिया गया? तो इस एप्लीकेशन को नाम दिया गया है शास्त्रार्थ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक कॉलेज है यूइंग क्रिश्चियन महाविद्यालय, तो इसमें संस्कृत विभाग के ये अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरुणेय मिश्र। इन्होंने संस्कृत सीखने के लिए एक ऑनलाइन गेम ऐप बनाया है जिसको शास्त्रार्थ नाम दिया गया है। अब ये जो एप्लीकेशन है इसे बड़े ही आसानी से कोई भी व्यक्ति जो है संस्कृत सीख सकता है, ठीक है। इसके अलावा और भी जैसे काफ़ी दूरी पर बैठे हुए जो भी व्यक्ति होंगे वो आपस में जुड़ सकेंगे, ठीक है, क्विज कर सकेंगे। इसके अलावा और भी यहाँ पे एप्लीकेशन में जो टास्क दिए जाएंगे वो आप करेंगे, तो इससे संस्कृत जो है बड़ी ही आसानी से सीखी जा सकेगी। जिसको एप्लीकेशन का नाम ध्यान रखेंगे, शास्त्रार्थ इसको नाम दिया गया है। और इससे किसने बनाया है, किसने विकसित किया है? तो डॉक्टर अरुणेय मिश्र ने इसको बनाया है। अगला है, बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल कितने सौर पार्कों को मंजूरी दी गई है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, 8 सौर पार्कों को मंजूरी दी गई है बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगला है, पीएम मोदी ने कहाँ पर वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 का उद्घाटन किया है? तो इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। और जो वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 है इसका जो उद्घाटन है वो कहाँ पे हुआ है? वाराणसी में। और रुद्राक्ष जो कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया। और दोस्तों, लक्ष्य भारत में रखा गया है कि 2025 तक, ये ध्यान रखेंगे 2025 तक जो है टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है भारत में कि टीबी को खत्म किया जाएगा 2025 तक। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने प्रदेश के कितने प्राचीन एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को संरक्षित घोषित करते हुए इसकी अधिसूचना जारी कर दी है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। 18 ऐसे स्थल हैं जिनको संरक्षित घोषित करते हुए इसकी अधिसूचना जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के ये 18 स्थल हैं। अगला है, हाल ही में किसने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 71वें ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ध्यान रखेंगे 71वें ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? लखनऊ में हुआ। किसने किया? तो CM योगी आदित्यनाथ ने। अगला है, इस साल के अंत तक प्रदेश में कितने प्राइमरी विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा हासिल करना होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 44,000 विद्यालयों को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग को एक नया लक्ष्य दिया है। अब ये कौन सा लक्ष्य है? इसके तहत क्या है कि इस साल के अंत तक प्रदेश के 44,000 प्राइमरी विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा हासिल करना होगा। अब जो निपुण विद्यालय का दर्जा है वो क्या इसका उद्देश्य है? तो निपुण भारत मिशन का जो उद्देश्य है वो ये तय करना है कि देश में प्रत्येक बच्चा अनिवार्य रूप से 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त कर ले। ये इसका उद्देश्य है निपुण भारत मिशन का। तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग को ये लक्ष्य दिया गया है कि इस साल के अंत तक 44,000 प्राइमरी विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा हासिल हो जाए। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय गुणवत्ता परिषद ने कौन सा मिशन शुरू किया है?
तो गुणवत्ता संकल्प जो मिशन है वो शुरू किया गया है यूपी सरकार और भारतीय गुणवत्ता परिषद के द्वारा। अगला है उत्तर प्रदेश में कब से कबाड़ नीति लागू की गई है। तो 1 अप्रैल 2023 से यूपी में जो है कबाड़ नीति लागू कर दी गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों क्या है इसके तहत प्रावधान क्या किया गया है कबाड़ नीति को लेकर के। तो 1 अप्रैल से ये नीति लागू की गई है यूपी में, और केंद्र सरकार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी कबाड़ नीति लागू हो गई है। इस नीति में यदि कोई अपने 15 साल पुराने वाहन को कबाड़ सेंटर पर बेचता है तो उसे जो है लगभग 22 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इसका मूल्य दिया जाएगा। वाहन के कुल वजन का 65% हिस्सा ही उसका मूल वजन माना जाएगा और उस रकम का भी 90% ही उसका भुगतान जो है वो किया जाएगा। ये कबाड़ नीति 2023 लागू की गई है यूपी में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 1 अप्रैल से इसको जो है लागू किया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश के मनरेगा मजदूरों को नई दर के अनुसार अब 213 की जगह कितने रुपए मजदूरी दी जाएगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, 230 रुपये। अभी तक यूपी में जो मनरेगा के मजदूर थे उनको 213 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अभी इस दर को बढ़ाया गया है और 230 रुपये अब यूपी में जो मनरेगा के मजदूर हैं उनको दिया जाएगा। और ये जो मनरेगा की नई दर है वो कब से लागू की गई है तो वो भी ध्यान रखेंगे, 1 अप्रैल 2023 से जो है इसको लागू कर दिया गया है। अगला है हाल ही में किस संस्थान के छात्रों ने मशीन लर्निंग वाला रोबोट बनाया है। तो AKTU जो संस्थान है उसके छात्रों ने मशीन लर्निंग वाला एक रोबोट बनाया है। और दोस्तों AKTU की बात करें इसका फुल फॉर्म क्या है, तो अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय AKTU का फुल फॉर्म है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, किस संस्थान के छात्रों ने, तो AKTU के जो छात्र हैं उन्होंने। अगला है हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 40 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में कानपुर किस स्थान पर रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको आप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी, 11वें स्थान पर रहा है कानपुर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि अभी एक रिपोर्ट जारी हुई है कि दुनिया के 40 सबसे खुशहाल शहरों की, तो जो कानपुर है ये एकमात्र इंडिया का ऐसा शहर है जो कि इसमें शामिल रहा इन 40 शहरों में। और उन 40 शहरों में जो है इसको कौन सा स्थान दिया गया, तो 11वां स्थान इसको दिया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अभी अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट यानी पहले स्थान पर कौन सा शहर है, तो उसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे आप, पुर्तगाल का है लिस्बन शहर, ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन सा है, लिस्बन है ये। और ये जो लिस्बन है कहाँ का ये, तो पुर्तगाल का ये एक शहर है लिस्बन, ये रहा है टॉप पे यानी कि दुनिया का सबसे खुशहाल शहर। अगला है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 40 सबसे खुशहाल देशों में कौन सा शहर सबसे सस्ता है। अब देखो अलग अलग रिपोर्ट है, अभी जो पीछे क्वेश्चन आपने देखा वो था कि सबसे खुशहाल जो शहर हैं उस सूची में, अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो 40 सबसे खुशहाल देश हैं उनमें सस्ता शहर कौन सा है, तब आपको ध्यान रखना है कानपुर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो कानपुर है ये एकमात्र इंडिया का ऐसा शहर है जो कि इन 40 शहरों में शामिल हुआ। और पूरी ओवरऑल अगर हम विश्व की बात करते हैं, पूरी दुनिया की बात करते हैं, तो जो 40 शहर शामिल किए गए हैं उन सभी में जो सबसे सस्ता शहर है वो हमारा यूपी का कानपुर रहा है, ठीक है। जैसे कई सारे फैक्टर होते हैं जिनके आधार पर ये रैंकिंग की जाती है। तो ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की एक रिपोर्ट थी, इसमें 40 सबसे खुश मिजाज या हम कह सकते हैं 40 सबसे खुशहाल शहरों की सूची जारी की गई। सभी 40 जो खुशहाल शहर हैं उनमें आने जाने के लिए या पर्यटन की दृष्टि से किसी भी तरह से अगर हम देखते हैं तो जो कानपुर है ये सबसे सस्ता शहर माना गया है। ये फ्रेंडली पीपुल फैक्टर में 9वें स्थान पे आता है। अगर ये पूछा जाए कि फ्रेंडली पीपुल फैक्टर में कौन से स्थान पे, तो ये 9वें स्थान पे आता है। इस जगह पर रहने की लागत 311.38 है और जीवन प्रत्याशा 70.42 है। सूची में पहले 5 खुशहाल शहर हैं, लिस्बन, बार्सिलोना, एथेंस, रोम और सिडनी, जो कि अभी आपको पीछे के क्वेश्चन में बताया कि जो सबसे खुशहाल शहर है वो है पुर्तगाल का लिस्बन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और जो कानपुर है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सबसे सस्ता शहर हमारा कानपुर रहा। 40 सबसे खुशहाल शहर थे दुनिया के उनमें। और अगर खुशी के मामले की हम बात करते हैं तो खुशी के मामले में जो कानपुर है वो 11वें स्थान पर रहता है। तो ये सारे फैक्टर आप यहाँ से याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो खुशी का निर्णय है वो कौन कौन से फैक्टर है, जैसे दोस्ताना हो गया, दोस्ताना लोग हो गए, धूप, जीवन प्रत्याशा, रहने की लागत, साप्ताहिक काम के घंटों के आधार पर ये जो है निर्णय किया गया। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का फैसला किया है।
तो अभी जो है ये फैसला किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। दोस्तों हाल ही में क्या हुआ कि यूपी सरकार ने एक फैसला किया है कि यूपी में भी अब एक शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित किया जाएगा। अब ये जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है तो इसका काम क्या रहेगा, तो इसका काम होगा माध्यमिक हो या उच्च हो या तकनीकी जो महाविद्यालय हैं, इसके अलावा मदरसे भी हैं, ठीक है। तो इन सब में जो शिक्षकों की नियुक्ति है वो इसी आयोग के ज़रिए की जाएगी अब, ठीक है। चाहे टीजीटी, पीजीटी, इसके अलावा यूपी की जो प्राइमरी है, जूनियर की है, जो भी वैकेंसियाँ टीचर की होंगी वो अब यही आयोग कराएगा। यहाँ तक कि जो यूपी टेट की भी परीक्षा है वो भी इसी आयोग के माध्यम से कराई जाएगी। तो ये आयोग गठित करने का फैसला यूपी में लिया गया है। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। तो अभी जो है वाराणसी के 4 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और 4 उत्पाद वो कौन कौन से हैं तो उनका नाम आपको ध्यान रखना है। तो एक तो बनारसी पान हो गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बनारसी लंगड़ा आम हो गया, बनारसी लंगड़ा आम हो गया, बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम। इसके अलावा बनारस में जो रामनगर भंता, रामनगर जो भंता है बैगन का ये भंता है, और इसको भी जो है जीआई टैग दिया गया, ठीक है। कौन हो गया, एक तो हो गया बनारसी पान हो गया, बनारसी लंगड़ा आम हो गया और रामनगर भंता। इसके अलावा एक उत्पाद और है, कौन सा, तो आदम चीनी चावल। तो ये जो है चावल की किस्म है, बनारस से संबंधित है। तो ये 4 उत्पाद हैं बनारस से जिनको जीआई टैग अभी दिया गया है। अगला है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत युवा 20 परामर्श की मेजबानी किसने की है। तो युवा 20 परामर्श की जो मेजबानी है वो की है IIT कानपुर ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। और कब इसका आयोजन किया गया था, तो 5 और 6, ठीक है, 5 और 6 अप्रैल को इसका आयोजन किया गया। युवा 20 आता है या Y20 लिख के आता है या यूथ 20 आता है, तो एक ही बात है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला है, मुख्यमंत्री ने किस जिले के सुथनी में बायो CNG प्लांट का शिलान्यास किया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गोरखपुर। गोरखपुर में जो है एक गांव है सुथनी गांव, तो वहाँ पे एक बायो CNG प्लांट का शिलान्यास किया गया है। CM योगी आदित्यनाथ ने इसका शिलान्यास किया है। और इसका काम क्या होगा, तो कूड़े से CNG का उत्पादन किया जाएगा और इसके अलावा खाद का भी जो उत्पादन है वो यहाँ पे किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ये गोरखपुर में। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट योजना को मंजूरी दी है। तो अभी यूपी सरकार ने जो है इस योजना को मंजूरी दी है। तो ये कौन सी योजना है, अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना पर 400 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और इसके तहत किसको लाभ मिलेगा, तो इसके तहत जो है जो प्रदेश के पावर लूम बुनकर हैं उनको बड़ी राहत दी गई है, उनको इसका लाभ मिलेगा। और उनको बिजली बिल पर फ्लैट रेट की सुविधा दी गई है। शहरों में 5 किलोवाट कनेक्शन वाले पावर लूम कनेक्शन धारकों को आधे हॉर्स पावर पर 400 रुपये और 1 हॉर्स पावर पर 800 रुपये देना होगा। और अगर हम गाँव की बात करते हैं तो 300 और 600 रुपये ये दिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप, अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट जो योजना है इसको मंजूरी दी गई है यूपी में। और किसके लिए है, तो पावर लूम जो बुनकर हैं उनको इससे बड़ी राहत मिलेगी। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के संस्थापक जो मुलायम सिंह यादव हैं इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। तो जो मुलायम सिंह यादव हैं ये कितनी बार उत्तर प्रदेश के CM रहे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, 3 बार यूपी के CM रहे हैं मुलायम सिंह यादव। अब दोस्तों यहाँ से आपको तो ध्यान कर रखना है कि जो पुरस्कार है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको अभी जो है मरणोपरांत दिया गया है। तो पद्म विभूषण ये अच्छे से ध्यान रखेंगे, पद्म विभूषण इनको पुरस्कार दिया गया है। और ये जो पुरस्कार है वो उनके बेटे अखिलेश यादव ने प्राप्त किया है, पद्म विभूषण पुरस्कार। दोस्तों मुलायम सिंह यादव की अगर हम बात करें तो ये जो है यूपी के 3 बार CM रहे, 9 बार यूपी के विधायक भी रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ में किया गया है। और जो ये जलवायु सम्मेलन है 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन, इसका आयोजन कब किया गया तो वो भी ध्यान रखेंगे। इसका जो आयोजन है वो 10 और 11 अप्रैल को इसका आयोजन जो है किया गया। कहाँ पे, लखनऊ में। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2023 में एक दिन में कितने पौधे लगाने की घोषणा की है। तो दोस्तों
जो यूपी के सीएम हैं उन्होंने ऐसी घोषणा की है कि 2023 में जो है पूरे प्रदेश में 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे और वो भी एक दिन के अंदर। ऐसा रिकॉर्ड बनाया जाएगा यूपी में। पिछली बार की अगर हम बात करें 2022 में, तो 2022 में कितना पौधा लगाया गया था, तो 25 करोड़। 2022 में 25 करोड़ पौधे लगाए गए थे और इस बार जो लक्ष्य रखा गया है कि 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे और जुलाई में ये पौधे लगाए जाएंगे। अभी जो दिन है वो डिसाइड नहीं किया गया है, तो जुलाई में कोई एक दिन डिसाइड किया जाएगा और उसी एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य जो है वो यूपी सरकार ने रखा है। अगला है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिड एक्स दिल्ली और किस शहर के बीच चलाई जाएगी। तो दोस्तों ये जो रेल सेवा है इसको नाम दिया गया है रैपिड एक्स, ठीक है, ये नाम दिया गया है, जो कि दिल्ली और मेरठ के बीच चलेगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि ये कितनी लंबी होगी, तो 82 किलोमीटर ये जो है लंबी होगी। तो ध्यान रखेंगे, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है। नाम इसको क्या दिया गया है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो रैपिड एक्स इसको नाम दिया गया है। दिल्ली और मेरठ के बीच ये चलाई जाएगी। अगला है, और दोस्तों अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग जो है वीडियो को लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। और पीडीएफ इसकी अगर डाउनलोड करनी है तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सारे क्वेश्चंस को अगर हम डिटेल में बताएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो तो हम यहाँ पे आपको कवर करा ही रहे हैं। तो क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया। तो अभी जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर वो गए हैं, कहाँ पे गए थे, युगांडा की यात्रा पे। वहाँ पे उन्होंने वाराणसी की जो तुलसी घाट बहाली परियोजना है उसका शुभारंभ किया है। और जो तुलसी घाट बहाली परियोजना है इसका उद्देश्य क्या है, तो जो हमारा वाराणसी शहर है ये सबसे प्राचीन शहर माना जाता है, तो इसकी जो महत्ता है वो पूरे विश्व में फैले, ठीक है, इसकी जो महत्ता है वो पूरे विश्व में पहुँचे, लोग इसके बारे में जाने, यही इसका उद्देश्य है इस योजना का, तुलसी घाट बहाली परियोजना का। अगला है, किस राज्य में स्थित सुहेलवा अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण दर्ज हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो सुहेलवा अभ्यारण्य है ये यूपी में स्थित है और यूपी में कहाँ पे स्थित है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को, यूपी में ये स्थित कहाँ पे है, तो ये जो है यूपी की श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया और गोंडा, ये 3 जिले हैं जहाँ पे ये स्थित है। और इसकी जो स्थापना है वो 1988 में की गई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 452 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और ये भारत और नेपाल की सीमा पे स्थित है। और हाल ही में जो बाघ जनगणना हुई है उसके अनुसार सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य को एक नया क्षेत्र घोषित किया गया है जहाँ पर बाघों के फोटोग्राफिक सबूत पहली बार पाए गए हैं। ये अपनी प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है और निकटवर्ती हिमालय के शिवालिक श्रृंखला के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। शिवालिक जो श्रृंखला है उसी के आधार पर जो है इसका नाम सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य रखा गया है। अगला है, G20 में कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की 12वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो कहाँ पे इसकी आयोजित की गई है 12वीं बैठक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी में। दोस्तों G20 में जो कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की 12वीं बैठक है ये 17 से 19 अप्रैल 2023 को आयोजित की गई है वाराणसी में। 12वें जो कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की जो सम्मेलन था, जो बैठक थी, उसकी थीम क्या थी, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम्स फॉर हेल्दी पीपल एंड द प्लेनेट, ये इसकी थीम रही। बैठक में महाऋषि यानी बाजरा और अन्य प्राचीन अनाज अंतर्राष्ट्रीय शोध पहल पर भी चर्चा की गई। तो इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि जो G20 है इसमें कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की 12वीं बैठक कहाँ पे आयोजित की गई, तो ये वाराणसी में आयोजित की गई है। अगला, विश्व प्रसिद्ध सितार वादक और संगीतकार पंडित रविशंकर का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनका जो जन्म है वो वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखो विश्व प्रसिद्ध जो सितार वादक हैं और जो संगीतकार हैं पंडित रविशंकर, इनको दुनिया भर में भारतीय संगीत को बढ़ावा देने वाली सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक माना जाता है। 7 अप्रैल को इनकी पुण्यतिथि जो इनकी जयंती है, इनकी जो जयंती है वो मनाई गई है, 103वीं जयंती। संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान को भारत सरकार ने स्वीकार किया और 1999 में इन्हें जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था।
रविशंकर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था 7 अप्रैल 1920 को, और इसी वजह से इनकी जो 7 अप्रैल है अभी 103वीं जयंती मनाई गई। 1967 में रविशंकर को पद्म भूषण दिया गया, 1981 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई फेमस होते हैं जैसे तबला वादक है, बांसुरी वादक है, सितार वादक है, तो इनके अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नाम दे दिया जाएगा ये किससे संबंधित हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप। अगर ये आता है कि पंडित रविशंकर ये जो है किससे संबंधित हैं, तबला वादक हैं, सितार वादक हैं, तो आप ध्यान रखेंगे ये सितार वादक हैं, और इनका जन्म यूपी में हुआ है, वाराणसी में, और इनको जो है पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न तीनों ही पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला कौशाम्बी महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो कौशाम्बी महोत्सव 2023 का जो उद्घाटन है वो अमित शाह के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। और कब किया गया? तो 7 अप्रैल को इसका उद्घाटन किया गया था। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस पार्टी से राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया? तो अभी जो है यूपी की जो आरएलडी है, राष्ट्रीय लोक दल, रालोद, इससे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छीना गया है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसके अगर वर्तमान में अध्यक्ष की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष है जयंत चौधरी, और इस पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो हैं गिरीश चौधरी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो पूर्व प्रधानमंत्री जो चौधरी चरण सिंह के बेटे थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो अभी क्या हुआ इससे जो है राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया। अब जो है इस आदेश के बाद ये एक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बन गया है। तो ध्यान रखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट नाम है कि जो रालोद है, आरएलडी या राष्ट्रीय लोक दल, इसे जो है अभी राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छीना गया। अगला, किस राज्य में आईटी, मेडिसिटी और एजुकेशन सिटी और स्पोर्ट सिटी बसाने की योजना बनाई जा रही है? तो ये जो योजना है यूपी में बनाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी बनाई जाएगी, मेडिसिटी बनाई जाएगी, एजुकेशन सिटी और स्पोर्ट सिटी जो है वो विकसित की जाएगी। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, ये नई दिल्ली में है, और किस राज्य संग्रहालय ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी जो है उत्तर प्रदेश राज्य संग्रहालय जो कि लखनऊ में है, तो इसने जो है राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय नई दिल्ली से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और जो उद्देश्य है वो ये है कि पर्यावरण संरक्षण और जो पर्यावरण शिक्षा है, तो इसके बारे में जो है मिलकर काम करना, यही इसका उद्देश्य है, इसीलिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला है, हाल ही में जारी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार योगी आदित्यनाथ पर कितनी संपत्ति है? दोस्तों अभी जो है एक रिपोर्ट जारी की गई है, तो भारत के जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों के जो सीएम हैं, उनके पास कितनी संपत्ति है, इसको लेकर के एक रिपोर्ट जारी हुई है। तो इस रिपोर्ट में अगर हम बात करें कि हमारे यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, इन पे कितनी संपत्ति रही, तो इस रिपोर्ट के अनुसार 1.55 करोड़ रुपए जो संपत्ति है वो सीएम योगी आदित्यनाथ पे रही है। अब यहाँ से ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं कि सबसे ज़्यादा संपत्ति जो है वो किस मुख्यमंत्री पे रही। ठीक, तो पहले तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इसका फुल फॉर्म है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे ज़्यादा संपत्ति है वो रही है आंध्र प्रदेश के सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी। इनके पास जो है संपत्ति कितनी रही? 510 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति इनके पास पाई गई है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा संपत्ति वाले सीएम यही हैं, जगन मोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वहीं सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी हैं, इनके पास सबसे कम संपत्ति रही और इनके पास केवल 15 लाख रुपए संपत्ति सामने आई है। जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, सबसे कम संपत्ति वाली मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, और सबसे ज़्यादा संपत्ति वाले जो मुख्यमंत्री हैं वो देश में कौन से हैं? आंध्र प्रदेश के हैं जगन मोहन रेड्डी। अब यूपी की बात करें तो जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, इनके पास 1.55 करोड़ रुपए की संपत्ति है, और सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में ये नीचे से 5वें स्थान पे आते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, सारे आंकड़े सबसे ज़्यादा, सबसे कम और यूपी के। अगला है, भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, वाराणसी में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला, आईपीएल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो आईपीएल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले जो बल्लेबाज हैं
वो बन गए हैं KL राहुल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान हैं KL राहुल, और ये जो है IPL इतिहास में सबसे कम पारियों में 4000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अब इन्होंने जो ये रिकॉर्ड बनाया है, तो इससे पहले किसका रिकॉर्ड था, तो क्रिस गेल का रिकॉर्ड था, जो कि इन्होंने तोड़ दिया है। राहुल ने 4000 IPL रन 105वीं पारी के दौरान हासिल किए हैं। इससे पहले जो 4000 IPL रन का रिकॉर्ड था वो था किसके नाम पे, क्रिस गेल के पास, जिन्होंने 112 पारियों में 4000 रन पूरे किए थे। और जो KL राहुल हैं, इन्होंने 105वीं पारी के दौरान ये रिकॉर्ड बनाया। स्टार बल्लेबाज राहुल ने अपनी करियर की शुरुआत 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ किया था। और प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें, जो KL राहुल हैं ये लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान हैं। ये बात भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश की कितनी पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। तो 2 पंचायतों को जो है राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। और कौन कौन सी हैं, तो सिद्धार्थनगर जिले की भवापुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत है हसुंदी औसानपुर, इसको दिया गया। और इसके अलावा और कौन सी है, मुरादाबाद जिले की दिलारी ब्लॉक की ग्राम पंचायत मेलक अमावती, इसको जो है जो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 है वो प्रदान किया गया। तो दोनों पंचायतों का नाम ध्यान रखेंगे, एक सिद्धार्थनगर जिले में है और दूसरी कहाँ पे है, मुरादाबाद जिले में। अगला है, मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन से संबंधित किस स्थल को शामिल किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। दरअसल क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो एक योजना है यहाँ पे मुख्यमंत्री तीर्थ योजना, तो इस योजना के तहत डॉक्टर अम्बेडकर से संबंधित 5 तीर्थों को शामिल किया है। जो डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन से 5 स्थल संबंधित हैं उसको शामिल किया गया है। और उनमें कौन कौन से हैं, तो एक तो हो गया जन्मभूमि महू, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, एक ये हो गया। दूसरा है शिक्षा भूमि नागपुर, इसको ध्यान रखेंगे। तीसरा हो गया संत रविदास मंदिर वाराणसी में है, ये भी डॉक्टर BR अम्बेडकर से संबंधित है, तीसरा। चौथा अगर हम बात करें तो चौथा कौन सा आता है, तो चौथा आता है मृत्यु भूमि नई दिल्ली, मृत्यु भूमि नई दिल्ली। और पांचवा अगर हम बात करें तो पांचवा कौन सा है, तो चैतन्य भूमि, चैतन्य भूमि मुंबई। तो ये 5 तीर्थ हैं जिसको शामिल किया गया है मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत। और अगर इस तरह से भी पूछा जाए कि मुख्यमंत्री तीर्थ योजना कहाँ से संबंधित है, तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है। तो यूपी सरकार ने जो है 2030 तक ऐसा लक्ष्य रखा है कि जो भी सरकारी वाहन हैं उनको जो है 100% इलेक्ट्रिक वाहन से परिवर्तित कर दिया जाएगा। यानी जो भी पेट्रोल और डीजल के वाहन हैं उनको चेंज करके सभी सरकारी विभागों में 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहन रखे जाएंगे, ऐसा लक्ष्य रखा है यूपी सरकार ने। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए भारत सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए भारत सरकार के साथ एक MOU पर साइन किया है, ठीक है। अब जो यूपी सरकार है वो कहाँ पे टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करेगी, तो दो जिले हैं, कौन कौन से हैं, तो वो ध्यान रखने हैं आपको। एक तो हो गया लखनऊ और इसके अलावा हरदोई। तो यहाँ पे जो है टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी यूपी में। अगला है, 100 दिन का काम पूरा करने वाले परिवारों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। यानी मनरेगा के तहत जो 100 दिन का काम दिया जाता है तो उसी की बात की जा रही है कि 100 दिन का पूरा काम करने वाले परिवारों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पे आता है। तो हमारा जो यूपी है ये इसमें शीर्ष पे आता है। दोस्तों यहाँ पे कई सारे आंकड़े हैं, जैसे यूपी की अगर हम बात करें तो 4,99,947 परिवारों के साथ 100 दिनों का काम पूरा करने के साथ यूपी जो है वो देश में शीर्ष पे आता है। इसके बाद केरल आता है 4,48,913 परिवारों को 100 दिन का काम देने के मामले में। इसके बाद राजस्थान तीसरे स्थान पे आता है। लगातार, ये भी फैक्ट ध्यान रखना है, लगातार चौथे वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत व्यक्ति दिवस सृजन करने के मामले में राजस्थान ये शीर्ष पे आता है देश में, और उत्तर प्रदेश जो है ये तीसरे स्थान पे आता है व्यक्ति दिवस सृजन में यूपी। तो ये सारे फैक्ट आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं मनरेगा से संबंधित। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले की हींग को GI टैग दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे।
तो अभी जो है हाथरस की हींग को जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखेंगे, जो हाथरस की हींग है इसको हाथरस से ओडीओपी में भी शामिल है ये, यानी हाथरस का ओडीओपी गया तो हींग उत्पाद, ध्यान रखेंगे इसको, हींग को जो है जीआई टैग दिया गया अभी, और ये ओडीओपी में भी शामिल है हाथरस से। अगला है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा? तो जो प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय है ये बनेगा गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रदेश का पहला ये महिला विश्वविद्यालय है। अगला है, आईओआर ने किस जिला प्रशासन को विश्व रिकॉर्ड का खिताब दिया है? तो अभी जो है किसको दिया गया है? वाराणसी को जो है जिला प्रशासन को विश्व रिकॉर्ड का खिताब दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने के लिए एनिमल वर्स कंट्रोल सेंटर खोलने जा रही है? तो कुत्तों की जो संख्या है उसको नियंत्रित करने के लिए जो यूपी सरकार है वो क्या करने जा रही है? एनिमल वर्स कंट्रोल सेंटर खोलने जा रही है। इसके तहत क्या है, जो आवारा कुत्ते हैं उनको नियंत्रित किया जाएगा। अगला है, किस राज्य में कक्षा 6 से 12 तक की निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश में जो है 6 से 12 तक की निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण जो आवासीय शिक्षा है वो प्रदान की जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, 6 से 12 तक, ये ध्यान रखेंगे। अगला है, एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 1095 तालाबों के गायब होने की जांच के लिए कमेटी गठित की है? तो कानपुर देहात से ये जो है एक बड़ी जो मामला है वो सामने आया है कि 1095 तालाब यहाँ पर जो है वो गायब हो गए। अब ये तालाब क्या है, क्या मैटर है, काफ़ी चर्चा में रहा, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाए कि 1095 जो तालाब हैं इसके गायब होने की जो जांच कमेटी बैठाने की बात गठित की गई है एनजीटी के द्वारा, तो ये किस जिले से संबंधित ये घटना है? तो ध्यान रखेंगे कानपुर देहात से ये संबंधित है। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 1200 प्रजातियों का एक नया मछली म्यूजियम खुला है? तो ये जो मछली म्यूजियम है ये कहाँ पे खोला गया है? तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ में। दोस्तों राजधानी जो है उत्तर प्रदेश की लखनऊ, तो इसके तेलीबाग में देश का पहला अनूठा मछली संग्रहालय एवं कोष खुला है। इसका नाम राष्ट्रीय मत्स्य संग्रहालय एवं कोष है। यह ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज परिसर में बना हुआ है। अब ये जो मछली म्यूजियम है तो इसकी खासियत क्या है? तो इसकी खासियत ये है कि एक ही छत के नीचे यहाँ पे आपको मछलियों की 1200 प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी। मछलियों की सभी प्रजातियाँ देश के अलग अलग समुद्र और नदियों से लाई गई हैं। कुछ मछलियाँ खारे पानी की हैं, कुछ मछलियाँ मीठे जल की हैं और कुछ मछलियाँ ठंडे पानी में पाई जाने वाली हैं। तो इस तरह से जो है लखनऊ में देश का पहला मछली संग्रहालय खोला गया है जहाँ पे 1200 प्रजातियाँ मछलियों को देखने को मिलेंगी। अगला है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में जलाभिषेक हेतु कितने देशों की नदियों से जल लाया गया? तो कितने देशों की? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा, 155 देशों की नदियों से जो है जल लाया गया है जो उत्तर प्रदेश में बन रहा है राम मंदिर, उसके जलाभिषेक हेतु। ध्यान रखेंगे 155 देशों की नदियों से यहाँ पे जल लाया गया। अगला, उत्तर प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, लखनऊ में इसका आयोजन किया जाएगा और ये 10 दिवसीय यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे। और इसका जो आयोजन है वो कब स्टार्ट होगा? तो 25 मई 2023 में जो है इसका आयोजन शुरू किया जाएगा और पहली बार यूपी में किया जा रहा है, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला, वाराणसी से प्रयागराज के बीच कब से क्रूज संचालन शुरू हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, जुलाई 2023 में वाराणसी से प्रयागराज के बीच जो क्रूज सेवा है उसको शुरू किया जा सकता है। अगला है, जल शक्ति मंत्रालय ने देश भर में पहली बार जल निकायों की गणना की है। जल निकायों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्यों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो जो बिहार है ये शीर्ष 5 राज्यों में शामिल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन कौन से राज्य इसमें शामिल हैं तो वो आप ध्यान रखेंगे, पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा, असम, ये जो है इसमें शामिल है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये बात करें कि जल निकायों की संख्या के मामले में टॉप पे कौन सा राज्य रहता है तो वो आपको ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल।
जो है वेस्ट बंगाल जो है ये पहले स्थान पे आता है। ठीक, पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे आता है और जो हमारा उत्तर प्रदेश है ये दूसरे स्थान पे आता है जल निकायों की संख्या के मामले में। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काशी विश्वनाथ जैसा कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? तो अभी जो है असम सरकार ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। असम सरकार ने जो वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है इसके जैसा कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है असम सरकार ने, और कामाख्या मंदिर परिसर में ये कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे काशी विश्वनाथ जैसा कॉरिडोर बनाने की घोषणा किसने की है? असम सरकार ने। तो दोस्तों ये थे मार्च और अप्रैल मंथ के यूपी करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो की अगर आपको डिटेल्ड PDF ई बुक चाहिए तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है जहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। जो ई बुक है उसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ यूपी GK के भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे यूपी के नृत्य हो गए, यूपी में स्थित प्रमुख शोध संस्थान हो गए, इसके अलावा यूपी के हर एक ज़िले का ODUP यानी एक जिला एक उत्पाद क्या है, तो GK से संबंधित जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको कवर किया गया है। और जो PDF ई बुक है उससे अगर आपको डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल दिया गया है जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।